हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान और चौहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने साइंस की जो है वो 3 क्लासेस आपकी पूरी हो चुकी है और हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो केंद्रक पढ़ा था और केंद्रक में केंद्रक जाल जो था उसको पढ़ना रह गया था। अब देखो, हालांकि उसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया था हमने, केंद्रक जाल, न्यूक्लियस नेटवर्क। केंद्रक के 4 भाग पढ़े थे हमने। सबसे पहले पढ़ा था केंद्रक कला, दूसरा पढ़ा था केंद्रिका और तीसरा हमने पढ़ा था केंद्रक द्रव्य। जो आखिरी भाग था केंद्रक जाल, इसको हमने समझा था, देखना इसको, क्योंकि आज इसी के अंदर हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। तो जो केंद्रक जाल होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि केंद्रक जाल क्या है, तो एक जाल जैसी संरचना होती है। क्या होती है? जाल जैसी संरचना, जो जिसमें बहुत ही बारीक, बोला जाता है कि महीन धागे मतलब बहुत छोटे धागे जो होते हैं, ऐसे धागों के रूप में एक संरचना पाई जाती है। और जाल जैसी संरचना जो पाई जाती है, इसी में क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन। क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन पाए जाते हैं। और इन क्रोमेटिन को ही क्या कहते हैं? अर्धगुणसूत्र। बता चुका था ये पूरा में। अर्धगुणसूत्र जहां जुड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्योंकि देखो, एक गुणसूत्र होने के लिए 2 अर्धगुणसूत्र जुड़ेंगे और 2 अर्धगुणसूत्र जहां जुड़ते हैं उसे हमने क्या बोला था? सेंट्रोमियर कहा था। ठीक। और अर्धगुणसूत्र पर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हमने जीन कहा था। ठीक है ना। इसके आगे हमने पढ़ा था कि जो क्रोमेटिन होते हैं इसी में क्या पाए जाते हैं? तो इसी में पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए। और आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो डीएनए उत्तरदायी होता है या महत्वपूर्ण होता है। आगे हम अब डीएनए और आरएनए समझेंगे। ठीक है, देखना आप। सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए। इतना हम पढ़ चुके थे पहले कल की क्लास में। डीएनए डीऑक्सी राइबोस या राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या कहा जाता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। डीएनए मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो डीएनए सबसे पहले खोज, डीएनए की खोज किसने की है? तो डीएनए की खोज की है फ्रीडरिक माइखर ने। किसने की है? फ्रीडरिक माइखर, या कहीं पर मिलेगा आपको मिसर। फ्रीडरिक माइखर या मिसर ने की है। डीएनए मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? देखो, हमने अभी क्या पढ़ रहे हैं? केंद्रक में, केंद्रक जाल में पाया जा रहा, मतलब मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? तो मुख्य रूप से ये केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। पर कुछ मात्रा में कहां होता है, या कभी कभी पूछा जाता है कि जो डीएनए है वो केंद्रक के अलावा कहां कहां पाया जाता है? तो केंद्रक के अलावा जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। यहां तक का मामला क्लियर है। दूसरी बात, जो डीएनए है, डीएनए क्या करता है? तो आरएनए के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका, या बोल दो कि आरएनए का संश्लेषण कैसे होता है? तो आरएनए का संश्लेषण डीएनए के द्वारा होता है। 3-4 चीजें देखी हमने। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक। डीएनए की खोज किसने की? फ्रीडरिक माइखर ने की है। डीएनए कहां पाया जाता है? तो मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, परंतु कुछ मात्रा में हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। डीएनए आरएनए के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। डीएनए की संरचना देखते हैं हम। डीएनए क्या होता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड।
बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये क्या है, एक बहुलक है, पॉलीमर है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें भी दो भाग होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में भी। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा होता है फास्फेट। ठीक, जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड के भी दो भाग होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड के कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसके भी दो भाग है, एक तो है शर्करा, शुगर, और दूसरा होता है आधार। क्या होता है, आधार, बेस। ये जो होता है बेस, ये होता है नाइट्रोजन क्षार। क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार। आपको इतना याद नहीं रहे, आपको इतना सा ध्यान रखना कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है, बहुलक प्रकार होता है, और इसमें इसकी संरचना में शर्करा और फास्फेट भी होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है, जो नाइट्रोजन के क्षार होते हैं इसके दो भाग है, एक तो है प्यूरिन और दूसरा है पायरामिडिन। ठीक है ना, कहीं कहीं पर आपको उसमें पिरिमिडिन। जो प्यूरिन है इसके भी वापस से दो भाग होते हैं, पहला होता है एडिनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। पायरामिडिन के भी दो भाग हैं, थाइमिन और साइटोसिन। जो एडेनिन होता है उसको ए से दर्शाया जाता है, ग्वानिन को जो है जी से, थाइमिन को टी से और साइटोसिन को सी से। ठीक है, अब देखो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि डीएनए जो होता है इसमें हमेशा जो होता है इसकी संरचना के अंदर एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन किसके साथ, थाइमिन के साथ, और ग्वानिन जो जुड़ता है वो किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ। डीएनए की जो संरचना होती है इसको बोला जाता है कि द्विरज्जु संरचना, डबल हेक्सेस मॉडल। डबल हेक्सेस मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि तो डीएनए की जो संरचना पाई जाती है कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। ये डीएनए की संरचना होती है, ठीक है ना। जो डीएनए मॉडल दिया गया है वो अब इसमें भी इस प्रकार से होता है। ये एक एक जो है कुंडलियां हैं, यहां पर देखोगे ये तो एक कुंडली बन रही है, कुंडली, इसको द्विकुंडलित संरचना भी कहते हैं हम, डबल एक्सेस मॉडल। अब यहां पर सबसे पहले जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहां पर एडेनिन किसके साथ जुड़ रहा है, तो एडेनिन जो जुड़ता है वो किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ। दूसरे नंबर पर क्या हो रहा है, तो दूसरे नंबर पर क्या होता है, यहां पर ग्वानिन जो जुड़ता है वो किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ। वापस से प्रोसेस फिर क्या होगा, तो वापस से अब तीसरे नंबर पर जो जुड़ेगा वो क्या होगा, तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर अब थाइमिन किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन के साथ। सेकंड नंबर, अब यहां से वापस ये संरचना इधर चली जाएगी, फिर यहां से इस तरफ, मतलब अब क्या होगा, चौथे नंबर पर साइटोसिन जो जुड़ेगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ग्वानिन के साथ। इतना सा समझ में आ गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ठीक, दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है तो दो हाइड्रोजन बंध बॉन्ड यहां पर होते हैं, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है तो 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है ना। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एडेनिन जब थाइमिन के साथ जुड़ता है तो 2 हाइड्रोजन, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को।
आ गया इतना समझ में? एक बार फिर देख लो, डीएनए जो है, डीएनए को देखा हमने, डीएनए की संरचना देख रहे हैं हम। तो डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड बहुलक होता है, ठीक। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट इसके दो भाग है, और न्यूक्लियोसाइड के फिर दो भाग देखे हमने, शर्करा और फास्फेट। जो डीएनए में शर्करा होती है वो कौन सी होती है? तो डीऑक्सी। कौन सी शर्करा है यहां पर? तो डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है। जबकि अगर आरएनए में पूछे तो आरएनए में कौन सी हो जाएगी? तो आरएनए में राइबो जो शर्करा होती है वो उपस्थित होती है। आधार, आधार में प्यूरिन और पायरामिडिन। प्यूरिन के फिर दो भाग देखे हमने, एडेनिन, ग्वानिन। पायरामिडिन के थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इसकी संरचना कैसी है? डीएनए की जो संरचना है तो इसको हम बोलते हैं डबल हेक्सेस मॉडल। डबल हेक्सेस मॉडल, या इसी को बोला जाता है द्विकुंडलित संरचना, द्विरज्जु कुंडलित संरचना। क्या कहा जाता है? द्विरज्जु कुंडलित संरचना। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर देख लो आगे। अब डीएनए मॉडल की यदि हम बात करें, डीएनए मॉडल, तो मैंने अभी आपको बताया डीएनए मॉडल जो है वो क्या है, तो हम बोलते हैं तो डबल हेक्सेस मॉडल। इसी को क्या बोला है? डबल हेक्सेस मॉडल, या इसी को हम बोलते हैं द्विरज्जु संरचना। द्विरज्जु संरचना या द्विरज्जु कुंडलित संरचना। डीएनए मॉडल जो दिया है वो किसने दिया है? तो डीएनए मॉडल जो दिया गया है वो दिया है वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया है? वाटसन एवं क्रिक। इन्होंने जो डीएनए मॉडल दिया है वो 1953 में डीएनए मॉडल दिया। कौन सा? डबल एक्सेस मॉडल दिया। इसीलिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बात तो सुनिए। अगर ये पूछा जाए कि डीएनए मॉडल को प्रयोगशाला में, सबसे पहले प्रयोगशाला में इस पर प्रयोग किसने किया, तो जो डीएनए मॉडल है इसका प्रयोगशाला में सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। भारतीय वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना। इसीलिए हरगोविंद खुराना को भी 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक, यहां तक का मामला क्लियर है। ये डीएनए मॉडल देखा हमने, ठीक है ना। डीएनए मॉडल या डीएनए संरचना कैसी होती है मैंने आपको बताई, डीएनए संरचना कैसी होती है, ठीक है ना, और उसका मॉडल बता दिया। यहां पर क्लियर, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब देख लो थोड़ा सा डीएनए के प्रकार। क्या जाएंगे? डीएनए के प्रकार। तो डीएनए दो प्रकार का होता है। सबसे अधिक या ज्यादातर जो डीएनए पाया जाता है जिसकी हम बात करते हैं, डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए। क्या होता है? तो ज्यादातर जो पाया जाता है या अधिकतर, ज्यादातर या अधिकतर जो डीएनए होता है वो यही होता है डबल स्ट्रैंड। पर अपवाद स्वरूप जो होता है वो होगा आरएनए, सॉरी सिंगल। अपवाद स्वरूप जो होता है वो क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए। अब ये कहां पाया जाता है? तो ये सब जो है वायरस में, विषाणु में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण देख लो 2-3, ठीक है ना। एक तो है पोलियो मार वायरस, एक होता है 5174 वायरस, एक और होता है S13E वायरस। इसको 5 को ए से भी दर्शाया जाता है, 174, ठीक है ना वायरस। तो ये जो विषाणु हैं ये क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं ये होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड,
डीएनए। ध्यान रखना डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड में ही पाया जाता है, हमने अभी देखा है, ठीक है ना। पर अपवाद स्वरूप जो होता है वो क्या होगा, तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डीएनए, एक आपने नाम सुना होगा फिनोटाइपिंग। फिनोटाइपिंग क्या होता है, तो फिनोटाइपिंग के अंतर्गत डीएनए से किसी भी व्यक्ति का चेहरा बनाया जा सकता है। क्या होता है, डीएनए से किसी भी व्यक्ति का चेहरा बनाया जा सकता है, और जिसमें चेहरा बनाया जाता है उसे बोलते हैं फिनोटाइपिंग। दूसरी बात आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट टेस्ट। फिर आपने सुना होगा कि किसी के भी बालों से, ठीक है ना, नाखून से क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो उसका डीएनए जो है उसको जांचा जा सकता है। तो ये जो है अभी आधुनिक जो है वो डीएनए के रूप में बहुत ज्यादा क्रांति आई है। या डीएनए जो है वो बहुत सारे अपराधों को ज्ञात करने के लिए यहां पर क्या हुआ है, तो सही साबित हुआ है। ठीक, तो आप इतना का ध्यान रखेंगे। फिनोटाइपिंग क्या होता है, तो फिनोटाइपिंग क्या होता है, डीएनए से चेहरा जो बनाया जाता है उसको फिनोटाइपिंग कहते हैं। यहां तक का मामला क्लियर है। आगे देखो एक और महत्वपूर्ण बात जो है, जो डीएनए होता है, आपने नाम सुना होगा डीएनए और आरएनए, हम पढ़ेंगे इसे आरएनए। डीएनए जो होता है, जंतुओं में जो रोग होते हैं उनके लिए उत्तरदायी कौन है, तो उनके लिए उत्तरदायी डीएनए होता है, ठीक है ना। जबकि पादपों में क्या होगा, तो पादपों में आरएनए उत्तरदायी होता है। क्या होता है, पादपों में आरएनए उत्तरदायी होता है, जबकि जंतुओं में रोगों के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो डीएनए उत्तरदायी होता है। पर एक और चीज ध्यान रखना कि जो डीएनए होता तो है पर अपवाद स्वरूप, अब यहां देखो महत्वपूर्ण बात है कि हम एचआईवी को रेट्रोवायरस कहते हैं। कारण क्यों, क्योंकि जो एचआईवी होता है ये आरएनए से होता है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है, आरएनए। जबकि जंतुओं में रोगों के लिए उत्तरदायी कौन होगा, तो जंतुओं में रोगों के लिए उत्तरदायी डीएनए होता है, पर एचआईवी में उत्तरदायी कौन है, आरएनए। इसीलिए एचआईवी को क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस। क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस। ठीक है, यहां तक क्लियर है मामला। ये पूरा डीएनए है। देख लो, सबसे पहले हमने देखा था डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, बहुलक होता है, एक प्रकार का पॉलीमर है। फिर उसके हमने दो भाग देखे थे, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड के फिर हमने दो भाग देखे थे, एक शर्करा, कौन सी शर्करा पाई जाती है डीएनए में, तो डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है। फिर हमने सेकंड भाग जो देखा था वो देखा था आधार, नाइट्रोजन बेस, क्षार। उसके हमने दो भाग देखे थे, प्यूरिन और पायरामिडिन। प्यूरिन के दो भाग थे, एडिनिन और ग्वानिन। ठीक इसी तरह से पायरामिडिन के दो भाग थे, कौन कौन से, थाइमिन और साइटोसिन। एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इसी को हमने आगे जाकर डबल हेक्सेस मॉडल या द्विरज्जु संरचना कही थी। और ये जो मॉडल दिया था ये वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में, जिसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रयोगशाला में यह कार्य सबसे पहले किसने करा था, हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। और इसी कारण से उनको 1968 में क्या दिया गया था, तो 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जबकि वाटसन और क्रिक को कब मिला है, 1962 में दिया गया था। ठीक है, यहां तक का मामला क्लियर है। अब जो डीएनए होता है ये मुख्य अनुवांशिक क्या है, तो मुख्य अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, मुख्य अनुवांशिक जो है पदार्थ कौन सा है, डीएनए। और डीएनए में ही क्या पाए जाते हैं, जीन। ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। मैं बता रहा आपको कि छोटे छोटे जो कण होते हैं वो जीन होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका पास अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि अनुवांशिक पदार्थों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम कौन करता है, और आपके ऑप्शन में है गुणसूत्र, डीएनए और जीन, तीनों आपके ऑप्शन में है, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, जीन। क्योंकि सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, जीन। कर दूं गुड साहब, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होता आप लोगों को, फिर उसके बाद हम उठाएंगे। कितने मिनट का हो गया ये वीडियो, डीएनए आरएनए नहीं हो जाएगा कंप्लीट, एक मिनट डीएनए आरएनए नहीं कर देंगे।
बहुत छोटा सा ही है, तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा आरएनए। अगला है आपका आरएनए। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। जो आरएनए होता है इसकी खोज किसने की है? तो जो आरएनए की खोज की है वो की हॉगलैंड ने। किसने की है? हॉगलैंड ने। दूसरी बात, आरएनए का निर्माण कैसे होता है? तो देखो आरएनए के निर्माण में क्या होता है, तो डीएनए की मुख्य भूमिका होती है। किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि डीएनए की मुख्य भूमिका होती है। मतलब अगर पूछा जाए कि आरएनए का निर्माण कैसे होता है, तो आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है। संरचना की बात करें तो पूरी सेम आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, डीएनए जैसी, थोड़ा सा परिवर्तन है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट, फिर न्यूक्लियोसाइड में हमने पढ़ा था शर्करा और आधार, नाइट्रोजन बेस। बेस कौन सा? तो नाइट्रोजन के क्षार। फिर आधार के 2 भाग हमने पढ़े थे, प्यूरिन और पायरामिडिन। इसके फिर 2 भाग पढ़े थे हमने, एडेनिन और ग्वानिन। थाइमिन और साइटोसिन। ठीक, ए से दर्शाया जाता है, जी से दर्शाया जाता है, टी से दर्शाया जाता है, सी से। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात जो परिवर्तन है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन में पूछी गई है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। तो देखो मैंने थाइमिन लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रह जाए, यहां पर थाइमिन नहीं पाया जाता। इसको ऐसे ही करके याद रखेंगे आप, ठीक है ना। क्या होता है? तो इसमें थाइमिन नहीं पाया जाता है, थाइमिन की जगह पाया जाता है यूरेसिल। सबसे पहला अंतर आ गया समझ में। डीएनए और आरएनए की संरचना समान होती है, बस डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में क्या? थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात, जो हमने डीएनए पढ़ा था डबल एक्सेस मॉडल होता है, यहां क्या होता है इसका? तो ये जो होता है सिंगल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसीलिए जो अगर अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं तो वो अधिक किस में पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं, आरएनए में नहीं पाए जाते। आरएनए जो होता है वो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसकी जो संरचना होती है एक होती है, ठीक है ना, डबल नहीं होती है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी, जिस तरह से डीएनए में रोगों के लिए जंतुओं में रोगों के लिए उत्तरदायी क्या होता है? डीएनए होता है, उसी प्रकार से पादपों में रोगों के लिए उत्तरदायी क्या है? आरएनए। परंतु फिर इसमें भी अपवाद है, अगर देखा जाए तो आरएनए और डीएनए में भी। आगे उसको हम पढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया मामला पूरा। आगे हम देखते हैं आरएनए के प्रकार। तो आरएनए जो है उसके 3 प्रकार होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है ना। आगे बता रहा हूं, यहां तक आ गया पूरा समझ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कर दूं व्हाट्सएप? देखना सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम देख रहे हैं, आरएनए के प्रकार। आरएनए के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, एमआरएनए, टीआरएनए
और आर आरएनए। एम इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहा जाता है? मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो एम आरएनए है ये कुल आरएनए का, अगर हम कुल आरएनए की बात करते हैं तो उसका 5% भाग का निर्माण करता है। कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करता है? सिर्फ 5% भाग का निर्माण करता है। और एम आरएनए कहां पाया जाता है? तो एम आरएनए 2 जगह पाया जाता है। सबसे पहले तो साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या बोलते हैं हम? कोशिका द्रव्य। किसमें पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है ना। दूसरा कहां पाया जाता है? तो दूसरा केंद्रक में तो पाया ही जाएगा, क्योंकि हम केंद्रक के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, केंद्रक जाल। तो कहां पाया जाता है? केंद्रक, न्यूक्लियस में। ठीक। दूसरे की बात करें टीआरएनए। टीआरएनए को क्या बोला जाता है? ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कुल आरएनए का 10 से 15% भाग का निर्माण करता है। कितने भाग का निर्माण करता है? तो 10 से 15% भाग का निर्माण करता है। और ये कहां पाया जाता है? तो ये सिर्फ साइटोप्लाज्मा में ही पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्मा में ही पाया जाएगा। ठीक। तीसरा होता है आरआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम आरएनए ये कुल आरएनए का 80 से 85% भाग का निर्माण करता है। ठीक है ना। 80 से 85 कैसे? 80 15 95 5। अगर ये 10% कर रहा है तो ये 85%, 5% का डिफरेंस हो सकता है टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है ना। तो जो आरआरएनए होता है ये कहां पाया जाता है? तो ये सिर्फ राइबोसोम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तो सिर्फ राइबोसोम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सिर्फ राइबोसोम में पाया जाता है। ये आरएनए के प्रकार आ गए समझ में। आरएनए के कितने प्रकार है कुल? तो आरएनए जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए जो है कुल आरएनए का 5% भाग, एमआरएनए 10 से 15% भाग, सॉरी आरआरएनए जो है, फिर से देख लो, जो आरएनए वो 3 प्रकार का होता है। एमआरएनए जो है 5% भाग, टीआरएनए कितना 10 से 15% भाग, और आरआरएनए जो है वो 80 से 85% भाग जो है उसका निर्माण करता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट लेना हो तो, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। कर दूं बोर्ड साफ? अब देखो, जिस प्रकार से हमने डीएनए को देखा था 2 भागों में, एक हमने पढ़ा था डबल और एक सिंगल पढ़ा था। अब यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और यहां जो अपवाद स्वरूप होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या होता है? डबल। सिंगल तो क्या होगा? ज्यादातर कौन सा पाया जाएगा? तो ज्यादातर या अधिकतर यही पाया जाता है। ये सिर्फ अपवाद स्वरूप पाया जाता है, और अपवाद स्वरूप इसमें भी कुछ वायरस देख लो आप, वायरस के नाम उदाहरण देख लो इसके। सबसे पहला रियो वायरस किसका उदाहरण है? तो रियो वायरस जो है वो किस में आ जाएगा? आरएनए में डबल स्ट्रैंडेड में आ जाएगा। T2, T4 और T6 ये जो वायरस है ये किसके आ जाएंगे? अपवाद स्वरूप डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंतर्गत आ जाते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक, कर दो बोर्ड साहब, ले लिया वो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? ठीक। अब देखो, हमने गुणसूत्र देखे हैं, या क्रोमेटिन जो था वो क्या था? तो अर्ध गुणसूत्र है, और 2 अर्ध गुणसूत्र मिलकर एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो आप थोड़ा सा देख लो यहां पर मानव शरीर का। आगे हम जब गुणसूत्र पढ़ेंगे तब इस टॉपिक को वापस से पढ़ेंगे। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम।
कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यदि जोड़ी में पूछे तो कितने? 23 जोड़ी। अब यहां पर 22 जोड़ी जो होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र की यदि बात करें हम, मतलब 44 की जो बात करते हैं, तो स्त्री व पुरुष में समान होते हैं। क्या होते हैं? स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। इन 22 या 44 गुणसूत्र को जो समान होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। जो लास्ट जोड़ी होता है, आखिरी जोड़ी, वो दोनों में अलग होता है। देखो, अगर आप स्त्री महिला में देखोगे तो महिला में 22 जोड़ी तो समान हो गए, ठीक है ना, पर लास्ट जोड़ी देखो आप क्या होगा, लास्ट जोड़ी जो है XX पाया जाता है। कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX। पुरुष में क्या होता है? तो पुरुष में भी 22 जोड़ी तो क्या है? समान है, इसका तो कोई इशू है नहीं। पर यहां पर जब लास्ट जोड़ी आप देखोगे तो लास्ट जोड़ी जो है वो क्या पाया जाता है? XY पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? तो यहां पर लास्ट जोड़ी जो है वो XY पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्री का और पुरुष का कौन कौन सा गुणसूत्र जुड़ता है जब क्या होगा? तो लड़के का जन्म होगा। अब देख लो, या लड़की का जन्म कब होता है? तो देखो, स्त्री का X और पुरुष का भी X, क्या होगा? डबल X। किसका जन्म होना चाहिए? लड़की का। दिख रहा? देखो, किसका जन्म होगा? तो लड़की का जन्म होता है। जबकि अगर महिला का X और पुरुष का Y, अब देखो महिला का X और पुरुष का क्या आ गया? Y, तो किसका जन्म होगा? तो लड़के का जन्म होता है। अब बता सकते हो आप निश्चित कि कब लड़की का जन्म होगा? तो स्त्री का X और पुरुष का X, जब दो गुणसूत्र मिल जाएंगे तो X से X हो जाएगा, तो किसका जन्म हो जाएगा? लड़की का जन्म होता है। और जब महिला का X और पुरुष का Y जुड़ता है तो किसका जन्म हो जाएगा? लड़के का जन्म हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़के या लड़की के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो पुरुष की होती है, क्योंकि उसी में Y गुणसूत्र पाया जा रहा है। यहां तो महिला में दोनों कंडीशन में एक से जुड़ना है, ठीक है ना, तो इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो पुरुष की होती है। आ गया इतना समझ में? ठीक है ना। है तो हमने तीसरा पार्ट जो पढ़े थे कोशिका द्रव्य। देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है कोशिका के महत्वपूर्ण 3 अंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कोशिका झिल्ली पढ़ ली थी। दूसरा हम पढ़ रहे थे केंद्रक। केंद्रक के अंतर्गत ही ये पूरा पढ़ा है हमने। अब लास्ट वाला जो भाग है कोशिका द्रव्य, जिसके अंतर्गत कोशिका के अंग जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, गुणसूत्र, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, तारककाय और हरित लवक, ये सब जो लवक है, प्लास्टिड है, वो पूरा भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।